हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सब अपनी मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमने कल नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। आज हम और उसके आगे हम बढ़ेंगे और उसमें जो भी डाउट्स होंगे हमारे उनको हम कोशिश ये करेंगे कि कोई डाउट ना बने। लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी हम कल तो मैंने पहला जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज जो है वो उसका फर्दर जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, कल कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया है मैंने? तो कल मैंने एक्सप्लेन किया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मैंने बहुत डिटेल में आपको कल बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए देखिए, बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर कर दिए हैं। थोड़ा सा लंबी वीडियो रही, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो वीडियो में दिखेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो। आज हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि हमने कल फ्रांस की कहानी पढ़ दी, फ्रांस तक ही हम कल सीमित थे, लेकिन आज हम फ्रांस से निकल के यूरोप की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि यूरोप में कैसे क्रांति आई, कैसे रिवॉल्यूशन आया, कैसे लोगों ने अपने राजाओं के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और वो कौन लोग थे, इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। आते हैं टॉपिक पे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, होल यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। पूरा का पूरा यूरोप, मैंने कल ही आपको बताया था कि यूरोप आज हम देखते हैं तो हमें दिखता है स्विट्जरलैंड देश बहुत प्यारा, हमें दिखता है फ्रांस देश, हमें दिखता है यूनाइटेड किंगडम, हमें दिखता है नीदरलैंड, हमें दिखता है इटली। लेकिन आज से हम लगभग 200 साल पहले जाएं, जबकि ये कहानी थी, कोई देश नहीं था, साम्राज्यों में देश बटा हुआ था। देश जो है वो साम्राज्य टुकड़ों में बटा हुआ था। और वहां के जो टुकड़े के जो मालिक हुआ करते थे वो राजा हुआ करते थे। और कल मैंने आपको नेशनलिज्म के बारे में बताया था कि हम जब एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री सेम, हमारा कल्चर सेम, हमारा बैकग्राउंड सेम और हम सब सेम है, हमारी लैंग्वेज भी सेम है, तो हम सब क्यों ना एक नेशन स्टेट बनाएं। तो नेशन स्टेट का पहला आधार तो नेशनलिज्म, मैंने कल आपको बताया था। लेकिन अभी नेशनलिज्म सिर्फ फ्रांस में फैला है, अभी यूरोप में नहीं पहुंचा है। हाँ, खबर पहुंच रही है कि फ्रांस में राजा को हटा दिया गया है, लुईस 16 को हटा दिया गया, वहां पर डेमोक्रेसी आ चुकी है। लेकिन अभी पूरी तरीके से यूरोप कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूरोप में कैसे बदलाव हुआ है। फ्रांस में तो देख लिया हमने, लेकिन फ्रांस तो एक देश है यूरोप का, बाकी देश जो हैं उनमें क्या हुआ, बाकी जो साम्राज्य थे उनमें क्या हुआ, आज हम देखेंगे। तो जो यूरोप था 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, पूरा का पूरा साम्राज्य में बटा हुआ था। वहां के लोग रहने वाले अपने आप को कहते थे कि हम इस राजा के वफादार हैं, हम देश के वफादार नहीं है। यानी देश छोटा, राजा बड़ा हो जाया करता था, राजा जो चाहता था वो करता था। कल मैंने आपको डिटेल में बताया ये बातें। राजा एक तानाशाह, ऑटोक्रेटिक रूलर था, मोनार्क था, डिक्टेटर था, जनता पर जुल्म करता था, उससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने वाले लोग कुछ हुए जो कि फ्रांस में थे। फ्रांस में मिडिल क्लास के बारे में कल मैंने आपको बताया था। मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन किया, लुईस 16 को हटाया, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी आई। कल मैंने FEL से मैंने कहा था, फील से याद रखना, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो 3 आधार पे हुई थी, 3 बेसिस पे हुई थी। पहला जो बेसिस उनका बेस था वो कौन सा था? वो था फ्रेटर्निटी, F फॉर फ्रेटर्निटी, सेकंड वाला इक्वेलिटी और थर्ड वाला लिबर्टी, FEL। आज वो खबर हर तरफ फैल रही है। और यूरोप जो है उस समय जब खबर फैल रही थी, यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बसा हुआ था। यानी कि यूरोप में अलग अलग राजा थे और अलग अलग जो राजा होते हैं वो अपने हिसाब से कानून को, शासन को किया करते थे। देयर वॉज नो सिमिलर आइडेंटिटी, किसी के पास कोई आइडेंटिटी सिमिलर नहीं थी। यानी मुझसे अगर कोई ये पूछता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, अगर मैं वहां उस समय यूरोप में होता तो मैं कहता मैं तो विनीशिया का रहने वाला हूं, मैं तो प्रूशिया का रहने वाला हूं, मैं रशिया का रहने वाला हूं। लेकिन आज रशिया को आप देश देखते हैं, लेकिन पहले रशिया भी एक किंगडम का पार्ट था। आने वाले वक्त में हम बताएंगे, वहां पर जार हुकूमत किया करते थे, जार निकोलस फर्स्ट, सेकंड, ये सब किया करते थे। लेकिन अभी टॉपिक पे रहते हैं। जो यूरोप था वो तो टुकड़ों में बसा हुआ था और वहां पर कोई सिमिलर आइडेंटिटी नहीं थी लोगों की। लोग अपने आप को देखते थे कि सिर्फ हम राजा के प्रजा हैं बस, बाकी हम नागरिक नहीं है, हम एक नहीं है। अच्छा, आज जो फ्रांस को अगर हम देखें तो फ्रांस मतलब काफी बड़ा देश है, फ्रांस भी। अब फ्रांस आज एक है तो वहां पर फ्रेंच चलती है, लेकिन पहले फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस में फ्रेंच नहीं चलती थी। फ्रांस का जो अपर वाला जो रीजन था वहां पर लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जो डाउन वाला रीजन था वहां पर अलग, जो ईस्ट वाला रीजन था वहां पर लोग अलग बोलते थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग खाना पाना होता था उनका।
वेस्ट वाले जो रीजन होते थे वहां पर अलग लोग अलग तरीके से अलग कल्चर को, अलग आइडेंटिटी को मानते थे, तो बड़ी दिक्कतें थी। इसीलिए वहां पर कोई यूरोप में उस समय कोई आइडेंटिटी फिक्स थी ही नहीं लोगों की। लोगों से अगर आप पूछते तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहते थे हम एक राजा के अंडर में रहते हैं, बस हम इतना जानते हैं बाकी। और उसी राजा के अंडर में रहने वाले जो दूसरे आइडेंटिटी के लोग थे उनसे आपस में बनती नहीं थी। मैं एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस एक देश है, एक उस समय किंगडम है, देश तो था ही नहीं वैसे, किंगडम है, और उस किंगडम में पोलिश लोग रहते हैं। पोलिश यानी पोलैंड में जो रहने वाले, पोलैंड की जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, पोलिश लैंग्वेज कहते हैं। डेनमार्क के लोग रहने वाले जो लैंग्वेज बोलते हैं वो डैनिश लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लैंड के रहने वाले लोग जो लैंग्वेज को बोलते हैं उसको हम इंग्लिश भाषा कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। तो मान लो ये तीन आइडेंटिटी वाले लोग फ्रांस के अंदर रहते हैं, राजा सेम लेकिन फिर भी जनता अलग। जनता इंग्लैंड वाली यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग कह रहे हैं भाई हम तुमसे अलग हैं, फ्रांस वाले कह रहे हैं भाई हम इंग्लिश से अलग हैं, फ्रेंच वाले कह रहे हैं हम इंग्लिश से अलग हैं, उसके बाद में पोलैंड वाले कह रहे हैं भाई हम दोनों से अलग हैं। यानी कि एक देश फिर भी डिवीजन, एक देश नहीं एक किंगडम फिर भी डिवीजन। कॉमन क्या? कॉमन राजा, कॉमन रूलर। बस ये कहते थे कि हमारा ये रूलर है, बाकी हमसे कुछ भी मतलब नहीं। हमारा कल्चर सेम, हमारे लोग हमारा कल्चर डिफरेंट, हमारे लोग डिफरेंट, हमारे खाने का तरीका डिफरेंट, हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट, हमारी एथनिसिटी जहां से हमारा बैकग्राउंड है वो भी अलग। यानी लोग ऐसी बातें कहते थे हम तो सेम ही नहीं है, यानी डिससिमिलर वाली बातें हुआ करती थी, सिमिलरिटी की बात ही नहीं हुआ करती थी। वो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे। भाई डेनमार्क का रहने वाले लोग जो थे वो ठंड में रहते थे ज्यादा, तो उनका कपड़ा पहना हुआ अलग हुआ करता था। फ्रांस के लोगों को पहनने का तरीका अलग हुआ करता था, ठीक है। डिफरेंट कल्चर, सारे के सारे लोग अपने कल्चर को जो है अलग तरीके से त्योहारों को मनाते थे, अलग अलग, यानी कोई सिमिलरिटी नहीं। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी की। डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अलग अलग एथनिसिटी, यानी एथनिक ग्रुप मतलब है अलग अलग कह सकते हैं कि जैसे हम वंश हैं, हम लोग कहते हैं भाई हम इस जात के रहने वाले हैं, हमारा बैकग्राउंड इस जाति से है, तुम्हारा बैकग्राउंड उस जाति से। तो ऐसा करके कुछ, यूरोप में तो कास्ट वाला सिस्टम है नहीं, तो वहां पर एथनिक सिस्टम है। वहां पर लोग कहते हैं भाई हम हायर रेस के हैं, कोई कहता है हम लोअर रेस के हैं, ऐसा कुछ होता है। समझने के लिए समझ लीजिए, द हैब्सबर्ग अंपायर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी अंडर ड्यूक मेटरनिक वॉज एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल किसका है? देखिए हैब्सबर्ग अंपायर, कल मैंने आपको बताया था यूरोप में मेन जो अंपायर थे, किंगडम थे, दो ही थे ज्यादातर जो फेमस थे। एक तो लुइस 16 का बर्बन डायनेस्टी, बर्बन अंपायर जो फ्रांस में शासन करता था। दूसरा हैब्सबर्ग अंपायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का अंपायर था, और उस अंपायर के यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंपायर के जो राजा थे उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। और ये जो ड्यूक मेटरनिक थे वो भी बड़े क्रूर शासक थे, वो भी अच्छे नहीं थे उनसे। और जो लुइस 16 थे उनसे थोड़ा सा दोनों में संबंध अच्छे थे, रिलेशन अच्छे थे। तो जब लुइस 16 को हटाया गया तो ड्यूक मेटरनिक सबसे ज्यादा परेशान हो गए। सोचा कि भाई जैसा लुइस 16 का हाल हुआ है वैसा कहीं हमारा हाल ना हो जाए। तो मैं अभी बताऊंगा, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। कल मैंने इनकी एक बात बताई थी कि ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? नजला, जुकाम हो जाता है। यानी व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वो यही ड्यूक मेटरनिक है। कहाँ के राजा हैं? ये राजा हैं कहाँ के? ऑस्ट्रिया हंगरी। और इनकी जो डायनेस्टी थी यानी इनके जो वंश था, जिस खानदान से ये ताल्लुक रखते थे, रिलेटेड थे जिस खानदान से, उस खानदान का नाम क्या था? बर्बन डायनेस्टी। सॉरी बर्बन नहीं, हैब्सबर्ग अंपायर, हैब्सबर्ग डायनेस्टी, ठीक है। तो जो ड्यूक मेटरनिक का जो अंपायर था वो एक बहुत बड़ा अंपायर था। जैसे फ्रांस के लुइस 16 का अंपायर बड़ा था, वैसे ड्यूक मेटरनिक का अंपायर जो था वो भी बहुत बड़ा था। ड्यूक मेटरनिक के अंपायर में हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर एथनिसिटी के लोग, हर कल्चर मानने वाले लोग, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। और यहाँ पर सारे के सारे मतलब अलग इतने डिफरेंट लोग रहते थे कि इतने डिफरेंट तो किसी यूरोप के किंगडम में लोग रहते ही नहीं थे। इसीलिए हैब्सबर्ग अंपायर को उस समय का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कि कैसे लोग उस समय यूरोप में, उस समय यूरोप के किंगडम में अलग हुआ करते थे, डिसिमिलर हुआ करते थे। यह पता चलेगा आपको हैब्सबर्ग अंपायर, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं। देखिए कैसे ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर की वो जर्मनी बोलती थी, जर्मन बोलते थे लोग, जर्मनी के रहने वाले। आज हम कह देते हैं कि वहाँ जर्मन भाषा है, लेकिन उस समय जर्मन जो है वो छोटी सी, मतलब ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग बोला करते थे। तो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। पोलैंड के रहने वाले पॉलिश, यानी पॉलिश स्पीकिंग लैंग्वेज भी है, अलग अलग देखो ना यहाँ पे। तीसरा मैगर, मैगर किसको कहते हैं? हंगरी की जो ऑफिशियल भाषा थी वो थी क्या?
मैगर। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी जब दोनों एक अंपायर हो गए तो फिर इन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर कहना शुरू कर दिया। तो जो हंगरी की भाषा थी वो मैगर जो है भाषा थी। यानी सोचिए आप जरा से, एक अंपायर, लैंग्वेज 4, भाई जर्मन भी बोलने वाले लोग वहाँ हैं, पॉलिश बोलने वाले लोग वहाँ हैं, मैगर बोलने वाले लोग वहाँ हैं, ठीक है। और वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच बोलने वाले लोग नहीं थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग भी वहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो इतना डिसिमिलर था अंपायर कौन सा, ऑस्ट्रिया हंगरी का। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मैंने बता दिया, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज ए कलेक्टिव बिलोंगिंग आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया कि जो अलग अलग लोग थे वो अपने आप को कहते थे कि भाई हम तो सिर्फ राजा हमारा सेम है, बाकी हम कोई सेम नहीं है, हम सब अलग हैं। यानी कि जोड़ने की बात नहीं हो रही, तोड़ने की बात उस समय होती थी, क्योंकि जनता को बहुत सारी बातें नहीं पता थी। राजा ने बस सिक्का चल दिया, जनता में फूट डाल दी। और एक बात तो आपको पता है कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये तो खुद अंग्रेज हैं, ये तो अंग्रेज ही हैं, तो अंग्रेज के बारे में तो फेमस ही है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो यहीं से शुरू हुई थी और यहीं के राजा ने अपनी जनता पर सबसे पहले अप्लाई किया था। तो ऐसे समझ लीजिए, फूट डालो राज करो, लोगों को एक मत होने दो, क्योंकि फ्रांस में लोग एक हुए हैं तो राजा हटा दिया गया। इसीलिए सबको बहकाओ, सबको सेपरेट करो, एक मत होने दो, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से जीते थे और सब अपने अपने तरीके को ही मानते थे, दूसरे वाले तरीके को मानते ही नहीं थे। यानी सब डिफरेंट, इतना ज्यादा डिफरेंट था किंगडम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का। इसीलिए एग्जाम्पल बनता है कि हाउ द किंगडम्स ऑफ दैट टाइम वर बी। उस समय के जो किंगडम थे वो कैसे थे, हमें नजारा देखने को मिलता है जब हम देखते हैं ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के अंपायर को। ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर को जब हम देखते हैं तो हम अच्छे से इसको समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं इसका 2.1 जो आपकी बुक में दिया हुआ, ये वाला पॉइंट, अरिस्टोक्रेसी कौन थे और मिडिल क्लास कौन थे। तो हम सबसे पहले समझते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट्स, थोड़ा सा मतलब शाही नाम ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम नाम है, अरिस्टोक्रेट्स। अरिस्टोक्रेट्स नाम जैसा था वैसा ये वर्ड था भी, वैसे इस क्लास के लोग भी थे। अरिस्टोक्रेट उनको कहते हैं जब राजा और राजा के खानदान वाले इकट्ठा कर दिए जाए तो उनके ग्रुप को कहते हैं अरिस्टोक्रेट्स। अब आपको पता ही है कि यूरोप में अरिस्टोक्रेट्स क्या करेंगे भाई, जनता की कुछ सुनी नहीं जा रही है, क्लर्जी अपना आराम से चर्च में मस्त हैं, उनको फ्री का मिल रहा है, टैक्स जनता दे रही है, उनको कोई मतलब है नहीं। बचा कौन, बचा ये नोबिलिटी, नोबिलिटी को ही हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो अरिस्टोक्रेट्स थे ये अय्याशी भरी जिंदगी जीते थे, इनसे कोई जनता उनता से मतलब नहीं था। ये क्या करते थे, इनके कुछ फीचर्स देख लीजिए, एग्जाम में यही लिखिएगा। सोशली और पॉलिटिकली स्ट्रांग थे ये भाई, इनका समाज में कद ऊंचा है। पॉलिटिकल, इनके पास सारे अधिकार हैं, पॉलिटिक्स ही है, राजनीति करते हैं भाई, ये तो राजा खुद हैं, तो राजा राजनीति नहीं करेगा तो और कौन करेगा। यानी सोशल, यानी समाज में भी सबसे ऊपर सबसे मजबूत और राजनीति में भी सबसे ऊपर सबसे मजबूत। तो ये कौन थे, अरिस्टोक्रेसी। दूसरा पॉइंट, दे डू मैरिज एमंग देमसेल्फ और द रूलर ऑफ द अनदर किंगडम। और ये जो शादियां हैं वो आपस खानदान में ही करते थे, अपनी फैमिली में ही करा करते थे, अपने रिलेटिव में ही किया करते थे। अगर बाई चांस अपने रिलेटिव में नहीं किया तो ये दूसरे किंगडम के किसी राजा के बेटे से अपनी लड़की की शादी करते थे, या तो अपने लड़के की शादी दूसरे राजा के किंगडम की लड़की से कर दिया करते थे। एग्जाम्पल जैसे हम इसको कहते हैं मैरिटल अलायंस। इससे होता यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर जगह का राजा हूं और दूसरा कोई राजा है जो दूसरे पर्टिकुलर जगह का है, हम दोनों में आपस में बनती नहीं है। अब हम दोनों में आपस में बनती नहीं है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो हम सुलह करें और या तो हम कोई ऐसा काम करें जो हम रिश्तेदार ही बन जाए। भाई रिश्तेदार कितना भी आपस में लड़े लेकिन बुरे वक्त में सब आ जाते हैं। तो राजा ये सोचते थे कि हम अपने रिलेटिव, अपने जितने भी कनेक्शन से चारों तरफ फैला दें, जिसमें अगर हमारे ऊपर हमला किसी बाहरी राजा ने किया तो ये सब आ जाए हमें बचाने के लिए। तो अपने आप की जड़ें मजबूत करने के लिए, अपने आप को वहां पर स्थापित करने के लिए राजा क्या करा करते थे, या तो अपने घरों की बेटियां या बेटों की शादी अपने खानदान में क्या करते, अगर खानदान में नहीं करते थे तो दूसरे राजा के लड़का या लड़की से कर दिया करते थे, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाते थे, कनेक्ट हो जाते थे। अब मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो बगल वाला राजा मजबूरन मेरी हेल्प करेगा, इसलिए अगर उसके ऊपर अटैक हो गया तो मैं करूंगा। इसलिए क्योंकि हम सिर्फ बातों से नहीं एक हैं, हम इस समय क्या है, रिलेटिव बन चुके हैं। हम क्या बन चुके हैं, आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। हमारी लड़की वहां पर है, हमारा लड़का वहां पे है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आए। तो ऐसी थिंकिंग जो है उस समय के अरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। शादियां भी आपस में करते थे या अपने लेवल के दूसरे राजा के लड़का या लड़की रिश्तेदारों से किया करते थे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे आज कोई थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो इंग्लिश में बात करने लगता है।
और पढ़े लिखे लोग आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उस समय जैसे आज ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने वाला थोड़ा सा समाज में ऊपर हो जाता है, वैसे उस समय यूरोप में जो बड़े कद के लोग हुआ करते थे, वो लोग जो कि पॉलिटिकली और सोशली मजबूत हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे, वो आपस में फ्रेंच लैंग्वेज में बात किया करते थे। तो दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, अरिस्टोक्रेसी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। दे मेक लॉस एंड रेगुलेशन। अच्छा एक बात और बता देते हैं, कितने परसेंट थे यूरोप की पॉपुलेशन की? सिर्फ 5%। तो 95% कौन बचे? वही गरीब, कॉमन मैन, कीड़े मकोड़े, कल मैंने बताया था जिनके बारे में, राजा कुछ समझता ही नहीं था उनको। वैसे 95%, और ये सिर्फ 5%, और ये 5% जो है ना, ये हुकूमत कर रहे हैं 95% पे। यही तो ताकत है। दे मेक लॉस एंड रेगुलेशन, और यही अरिस्टोक्रेसी कानून वगैरह बनाते थे, नियम कानून तय करते थे। कौन? यही। और एक बात बताएं, किनके लिए? 95% के लिए, कॉमन मैन के लिए। इनके 5%, यानी जो 5 लोग कानून बनाएंगे, उस कानून को 95 लोग फॉलो करेंगे। और 95 लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये डिसाइड करेंगे सिर्फ 5 लोग। सोचिए आप कितना अनइवन वहां पे था, कितना मतलब डिससिमिलरिटी हर एक एंगल में। एक तो लोगों में है, लोगों के बीच में जो कानून बनने उसमें भी है। बड़ी दिक्कतें थी यूरोप में भाई। रेवोल्यूशन तो होना ही था, क्रांति तो होनी थी, इसीलिए क्रांति हुई। इसीलिए तो कहते हैं अति होती तो क्षति होती। कल भी मैंने आपको बताया था, हर एक चीज की इंतहा होती है, उसके बाद तुम करोगे तो दिक्कतें पैदा ही होंगी। ठीक है, अब आप अरिस्टोक्रेसी के बारे में समझ चुके हैं भाई। बड़े मजबूत हैं, आपस में शादियां करते हैं, लैंग्वेज फ्रेंच बोलते हैं और कानून वगैरह बनाते हैं भाई, शासन करते हैं, खुद राजा हैं। ठीक है। न्यू मिडिल क्लास, ये बड़ा खतरनाक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। न्यू मिडिल क्लास जो है ना, ये डॉक्टर्स, पढ़ लिख गए, इन्होंने डॉक्टरी वाली डिग्री ले ली, अभी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। मर्चेंट, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन। उसके बाद में रिवोल्यूशनरी, वो लोग जो कि हथियारों के दम पे चाहते हैं कि सत्ता चेंज हो, हम किसी से नहीं डरते। ऐसे वाले जो गर्म खून वाले लोग जो हुआ करते थे, उनको कहते थे रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। तो जो सोचिए जरा से, मिडिल क्लास में कौन कौन आ रहा है? डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, लॉयर, मर्चेंट, बिजनेसमैन जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, और रिवोल्यूशनरी वो लोग जो कि किसी की सुनते नहीं है, जो करना होता है कर लेते हैं। जैसे आज का जेनजी, आपने देखा होगा, आज की खबर है, जो चाह रहा था जेनजी जंतर मंतर पे, उसने कर दिखाया। तो ये पावर होती है पढ़े लिखे लोगों की, ये पावर होती है क्रांतिकारियों के, रिवोल्यूशनरीज की। ठीक है। दे कम अप आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और ये न्यू मिडिल क्लास कब आया? ये मिडिल क्लास आया। अच्छा मिडिल क्लास होता क्या है बता दीजिए। एक होते हैं बहुत अमीर लोग, एक होते हैं बहुत गरीब लोग। इनके बीच में भी एक लोग आते हैं जो कि ना अमीर हैं ना गरीब हैं। यानी आप अगर उन लोगों को, मिडिल क्लास वालों को आप सोचें कि इनको अमीरों में रखें या गरीबों में रखें, तो आप नहीं रख पाएंगे। तो आप कहेंगे इनका अलग ग्रुप बनाओ, इसलिए क्योंकि ये ना अमीर है ना गरीब है। जब अमीर गरीब दोनों नहीं है तो दोनों में फिट नहीं बैठेंगे, तो इनका एक अलग से बॉक्स बना दो, एक अलग से ग्रुप बना दो, उसमें रख दो। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास आया है, ये आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। यानी कि फैक्ट्रीज जब बनी, जब मैंने आपको बताया था ना कि शायद नहीं बताया, जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना दिया, जब राइट ब्रदर ने एरोप्लेन बना दिया, जब टाइटैनिक शिप बनने लगी, यानी इतने सारे, जब रेलवे का आविष्कार हो गया, जब बड़े बड़ी मशीनें बन रही हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनें छोटी छोटी मशीनें बना रही हैं, और ये जो छोटी छोटी मशीनें हैं वो और बड़ी, यानी पूरा का पूरा मैकेनिज्म जब चल रहा है, जब फैक्ट्रीकरण हो रहा है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, तब ये सब आगे बढ़े थे। तब कुछ लोग तो फैक्ट्री वर्कर बने, फिर कुछ लोग पढ़े लिखे तो फिर वो ऑपरेटर बन गए, फिर और पढ़े लिखे कुछ लोग तो और इंजीनियरिंग करने लगे, कुछ नई चीज बनाने लगे। तो उन्हीं को कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो नया मिडिल क्लास बना था वो ऐसे ही बना था। आई होप आपको समझ में आ गया। दे केम अप, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इनको फायदा हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ? अच्छा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने बिजनेस भी तो किया भाई, बिजनेसमैन भी हैं भाई। रेलवे बन रही है तो रेलवे बनेगी तो लोहा निकाला जाएगा, लोहे से तो रेलवे की पटरी बिछाई जाएंगी। अच्छा पटरी बिछेगी तो आज तो सीमेंट वाला जो ब्लॉक है वो लगाया जाता है, पहले लकड़ी के स्लीपर्स लगाए जाते थे रेलवे की पटरी बिछाने के लिए। तो वो सब कौन लेके आएगा? बिजनेस कोई करेगा, कोई काटेगा, कोई इसको बेचेगा, कोई बिजनेस करेगा। यही तो है ना ये न्यू मिडिल क्लास। तब उनके पास पैसा आने लगा और तब से मजबूत हो गए। और ये पढ़े लिखे लोग थे, ये जाहिल नहीं थे। दे वर लिबरल एंड वांट टू रिमूव अरिस्टोक्रेसी। और ये पढ़े लिखे लोग थे, ये खुली सोच के लोग थे, ये चार दीवारी में बंद होके, एक बॉक्स में, एक डब्बे में बंद होके नहीं सोचते थे, ये खुली सोच के लोग थे। अब इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ये कौन सा सिस्टम है भाई। अब ये पढ़ लिख गए थे, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, किताबों में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि ऊपर वाले ने इंसान को स्वतंत्र पैदा किया है, लिबरल पैदा किया है, फ्री पैदा किया है। ये लोग कौन है जो उस इंसान को बंदिशों में जकड़ रहे हैं? ये लोग कौन है जो उस इंसान को कैद कर रहे हैं, जंजीरों में जकड़ रहे हैं? ये क्वेश्चन, ये सवाल उठने लगे। ये सवाल उठने लगा कि राजा का लड़का राजा बन गया, लेकिन ये तो राजा बनने के लायक ही नहीं है।
ये क्यों राजा बना? राजा, उस राजा से बेहतर तो हम शायद राजा बन जाते तो अपनी जनता के लिए बेहतर कर पाते। ये सब सवाल उठने लगे और यही सवाल को जन्म दिया है इन मिडिल क्लासों ने। वरना कोई पहले सवाल पूछने वाला नहीं था। जो भी सवाल पूछता था राजा उसको क्या करता था, उसको देशद्रोह के मुकदमे में कहता था जाओ बेस्टाइल के किले पे लेके जाओ, इसको काट दो, इसका गुलाटीन कर दो। लेकिन अब जो नया जमाना आया ना, उसमें सारे के सारे जो मिडिल क्लास है वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ गई आजादी, कहाँ गई बराबरी, ये क्या हो रहा है, ये भाईचारापन कहाँ है? भाई हम एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए हमें, और ये हमें अलग कर रहे हैं। ठीक है, दे वर नोन फॉर द रेवोल्यूशन एंड एजुकेशन, ये सब रेवोल्यूशन क्रांति की वजह से जाने जाते थे और पढ़ाई लिखाई की वजह से जाने जाते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, 2.2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, सेकंड टॉपिक का मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो सेकंड टॉपिक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया। अब आते हैं हम 2.2 पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। इस पे एक क्वेश्चन से शुरू हुआ है, ये जो 2.2 टॉपिक है क्वेश्चन से शुरू हुआ है। उस क्वेश्चन का क्या है, वो क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन्स, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। अब यही जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी आएगा, इससे बाहर नहीं बनने वाला। ठीक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन्स, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। लाइबर मीन्स, लाइबर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, और लैटिन मतलब इटालियन वर्ड है, ऐसे समझ लीजिए। लाइबर मीन्स फ्री, लाइबर का मतलब होता है फ्री, और आईएजम लग गया है, यानी कि आईएजम जहां पे लग जाती है इसका मतलब वो आइडियोलॉजी बन जाता है। तो एक फ्री रहने वाली आइडियोलॉजी, मतलब कि एक ऐसी सोच, आइडियोलॉजी मतलब सोच, एक ऐसी सोच जिसमें लोग हर एक को फ्री देखना चाहें, तो उसी सोच को कहते हैं लिबरलिज्म। यहीं तक सिर्फ फ्री देखना चाहते हैं ऐसा नहीं, फ्रीडम, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वल राइट्स, जिसमें भी इक्वेलिटी हो, कहीं पर जाने की आजादी, ये भी आजादी है। लिबर मीन्स क्या होता है, आजाद, फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब ये हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में डिसीजन लेने में, किसी को क्रिटिसाइज करने में, किसी के खिलाफ कुछ बोलने में, सब कुछ हर एक एंगल पे अगर हम फ्री हो गए तो इसका मतलब है कि इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं लिबरल आइडियोलॉजी, और लिबरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। तो यूरोप में लिबरलिज्म लेके कौन आया, इसका जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे कि मिडिल क्लास। जब ये मिडिल क्लास आया ना, तभी तो लोगों ने हर एक एंगल से सोचना शुरू किया। पहले तो क्या चार दीवारी के अंदर सोच रहे थे, भाई ये तो हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसका कोई आंसर उनके पास खुद ही नहीं था। लेकिन अब जब न्यू मिडिल क्लास आया, सोच बढ़ाई कि क्यों नहीं करेंगे, हम भी तो आजाद हैं, गॉड ने हमें आजाद पैदा किया, तो ये कैद क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, फ्रीडम और इक्वेलिटी की बात जिसमें करी जाए वो क्या है, लिबरलिज्म। ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, राजा को खत्म। अब राजा नहीं रहेगा, अब देश जो चलाएगा वो किससे चलेगा, वो डेमोक्रेसी से चलेगा। यानी कि ऑटोक्रेसी, राजाशाही को खत्म करो और लोकतंत्र को जिंदा करो, यानी राजतंत्र खत्म हो और लोकतंत्र हो। डेमो मीन्स होता है पीपलक्रेसी मीन्स आइडियोलॉजी, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें लोगों के पास अधिकार हो सरकार चुनने की। ऑटोक्रेसी नहीं कि राजा का लड़का राजा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑटोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी स्टार्ट। यही न्यू है किसकी, लिबरल नेशनलिज्म की। अब नेशनलिज्म की तरफ बढ़ चुके हैं, अब हम सब कुछ देख रहे हैं, अब हम हर एक एंगल को समझ रहे हैं, हम सबको समझ रहे हैं, हम देश को समझ रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी होगी, देश में ऑटोक्रेसी नहीं होगी। राजा का होता है किंगडम, लेकिन डेमोक्रेसी का होता है नेशन। याद रखिएगा, राजा का किंगडम है, ऑटोक्रेसी का तो किंगडम होगा, साम्राज्य होगा। राजा सलामत आ रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो, ये सब होता है। लेकिन डेमोक्रेसी होती है कहां पर, नेशन में, और जहां पर नेशन की बात आए उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी मतलब नेशनलिज्म। ठीक है, खत्म ऑटोक्रेसी, स्टार्ट डेमोक्रेसी। एरा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम जहां पर संविधान होगा, यानी डेमोक्रेसी भी चलेगी तो संविधान से चलेगी, यानी उसका जो शासक होगा वो वही काम कर पाएगा जो कि उस किताब में लिखा है। अगर उस किताब में वो बात नहीं लिखी तो वो राजा, जो राजा हमने बनाया है, मतलब कि जो हमारा रूलर है जिसको हमने चुना है डेमोक्रेसी से, वो भी वो काम नहीं करेगा जो काम इस बुक में नहीं लिखे हैं, या जो काम इस बुक में मना करे गए हैं करने से। आप मेरी बातों को समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, यानी जो रूलर होगा वो रूल कैसे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी सजा अगर 2 थप्पड़ की होगी, तो चाहे जो क्राइम करेगा 2 थप्पड़ तो मिलेंगे उसको, चाहे वो राजा का लड़का ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब,
चमड़ा सिलने वाले का लड़का ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब भिखारी का लड़का क्यों ना हो, यानी सब बराबर, यानी कि इक्वेलिटी, यानी कि इक्वेलिटी। यही है सब लिबरल नेशनलिज्म, यही होता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। और सुनिए एक बात और, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ये जो रिटन लॉज रहेंगे, लिखे हुए कानून रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कानून बनेंगे कहाँ, पार्लियामेंट में, यानी कि एक संसद होगी, वहां पर कानून बनेंगे, और अगर गलत कानून बनाए तो उसको रद्द भी कर दिया जाएगा और अच्छे कानून को इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी सारी अच्छी बातें जो आज हम अपने देश में देख रहे हैं ना, वो सारी बातें यूरोप से निकली हैं, याद रखिएगा। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे देश की जो संसद का जो स्ट्रक्चर है कि प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के नीचे छोटे छोटे मंत्री होंगे, छोटे छोटे मिनिस्टर्स होंगे, एक बड़े मिनिस्टर्स होंगे, ये सब भी हमने यूरोप से उठाया है। यूरोप के किस देश से, तो आप कहेंगे इंग्लैंड से उठाया है। आगे समझ में नहीं आया, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस की बात है, आप ना याद रखें तो बेहतर है, आप ये याद रखिए, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है सबको 18 साल के ऊपर जो भी है उसको हम क्या देंगे, वोटिंग राइट देंगे। यानी जो भी 18 प्लस है, जो भी 18 प्लस है, 18 साल के ऊपर है, उसको वोटिंग का अधिकार देंगे। सोच, ऐसी सोच रखने वाले लोग कहां से पल रहे हैं, कहां से जन्म ले रहे हैं, यूरोप की धरती से ले रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, कि हमारी जो आज की जो पूरी जो है स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देने वाले लोग यही हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा छोटे वाली बात नहीं है कि हम इंडियंस क्या छोटे हो गए, इस बिल्कुल बात नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमने जो भी अच्छी बात किसी से सीखी है तो उसकी बात को हम पढ़ें, उस कैसे उन्होंने अच्छी बातों को सीखा, उनके बैकग्राउंड को भी पढ़ें, और इन फ्यूचर अगर उनसे हमें कुछ सीख मिल रही हो तो हम उसको सीखे भी। यही एक अच्छे नेशनलिस्ट की फीलिंग होती है, एक अच्छे नेशनलिस्ट की सोच यही होती है कि जो भी अच्छा मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, भले वो दुश्मन से क्यों ना अच्छा सोचने को मिले, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी जो भी 18 साल के ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार हो। एरा ऑफ जैकोबिन्स, अब आप जानते होंगे फ्रांस के रिवॉल्यूशन में 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, इसमें जैकोबिन क्लब बने थे। जैकोबिन क्लब का मतलब ये होता है कि वहां पर जो ग्रुप लोग बनाए हुए थे, और जो फ्रांस में टेम्परेरी गवर्नमेंट आई थी लुई 16 के बाद में, जब लोगों ने हटा दिया था उनको, तो कुछ दिनों के लिए, जब तक नेपोलियन ने उनके ऊपर हमला नहीं किया तब तक कुछ दिन डेमोक्रेसी चली थी, तो उसी डेमोक्रेसी में जैकोबिन क्लब बने थे। उन जैकोबिन क्लब ने क्या है, कुछ लोगों को वोटिंग देने का अधिकार दिया था, कुछ लोगों को। पहली बार फ्रांस में वोटिंग राइट मिला, लेकिन वो अमीर लोगों को मिला, यानी ऐसे लोग जो कि टैक्स दे सकते हैं, ऐसे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, पैसे हैं, वही लोग वोटिंग देंगे, वही लोग वोट देंगे। और जो वुमेन होंगी उनको कोई काम नहीं, जो गरीब लोग हैं उनका कोई काम नहीं वोटिंग में, वो अपने घर में बैठेंगे, मजदूरी करेंगे। जो औरतें हैं वो अपना चूल्हा चौखट करेंगी, ठीक है। वोटिंग राइट उनको नहीं दिया। और नेपोलियन आया, और नेपोलियन ने भी सब, भाई नेपोलियन तो तानाशाह था, वो कहाँ से, भाई जब तानाशाह बन गया तो वो थोड़ी ना चाहेगा कि मुझे दोबारा, उसको पता है कि अगर दोबारा वोटिंग हुआ तो लोग मुझे हटा देंगे, तो मैं ऐसा सिस्टम ही हटा दूं। तो नेपोलियन तो तानाशाह था, उसने तो भाई कोई ऐसा वोटिंग वाला सिस्टम नहीं किया। लेकिन हाँ, जब जैकोबिन क्लब वाला जब रूल आया था जैकोबिन्स का 1789 के बाद में, तो फिर जो है इन्होंने कुछ लोगों को लिमिटेड वोटिंग राइट दिया था। याद रखिएगा, पहली बार वुमेन को दिया ही नहीं, और वुमेन को क्या समझा गया, इनफीरियर, यानी कि कमतर, यानी कि नीचे लेवल की। भाई यूरोपियंस की सोच थी पहले इस तरह की। फ्रीडम ऑफ टैक्स, भाई लिबरल नेशनलिज्म का मतलब टैक्स में भी हमें फ्रीडम मिले। पहले क्या था, एक एग्जांपल दिया है तुम्हारी बुक में, ये तुम्हारी बुक में ये एग्जांपल है कि जर्मन 39 कॉन्फेडरेशन थे। कॉन्फेडरेशन क्या कहते हैं, ग्रुप, जब बहुत सारे किंगडम जो है वो ग्रुप बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इनके ग्रुप को कहते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फिगरेशन कहते हैं, ठीक है। कॉन्फिगरेशन मतलब ग्रुप। कॉन्फिगरेशन का नाम सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन यानी ग्रुप, तो कॉन्फिगरेशन यहाँ पर है यानी ग्रुप ही है, ठीक है। तो जो जर्मन के 39 स्टेट्स के जो ग्रुप थे उस समय, उनमें ऐसा होता था कि अगर कोई 1833 एक साल था, अगर उस साल कोई ट्रेड करना चाहे, कहां से, हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग। हैमबर्ग एक जर्मनी में जगह है, न्यूरमबर्ग भी एक जर्मनी में जगह है। याद रखिए न्यूरमबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ न्यूटन कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हिटलर ने अपना राज शासन शुरू किया था न्यूरमबर्ग से। तो हैमबर्ग से अगर न्यूरमबर्ग कोई सामान मर्चेंट बेचने जा रहा है, बिजनेस में बेचने जा रहा है, तो क्या होगा, उसको 11 टैक्स देने पड़ेंगे, 11 बार उसको पैसा देना पड़ेगा। एक को पैसा दो, दूसरे को दो, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें, यानी सबको टैक्स ही टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसी बात हो गई, यानी कि अगर कोई 100 रुपए की चीज है न्यूरमबर्ग में, सॉरी अगर हैमबर्ग में कोई 100 रुपए की चीज है तो न्यूरमबर्ग पहुंचते पहुंचते क्या पता 200 भी हो जाए, यानी इतनी महंगाई। क्योंकि भाई बीच में कई बार टैक्स दिया गया है ना, तो वो टैक्स का पैसा भी तो जुड़ेगा ना, तो इतनी दिक्कतें थी। तो लोग ये भी चाहते थे कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये भी है फ्रीडम ऑफ टैक्स,
39 कॉन्फेडरेशन में जब वो होता था, बिजनेस होता था, कॉमर्स होता था, तब जो है 11 बार लिया जाता था टैक्स, तब जब कोई इससे हैम्बर्ग से जाता था न्यूरेमबर्ग में। याद रखिएगा, ये बुक है, बुक में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन मतलब क्या है? ज़ोल्वेरिन का मतलब ये है कि कुछ दिन के लिए ट्रेड यूनियन बना था, कुछ दिन के लिए भाई उनमें कहा गया था कि भाई अब टैक्स वगैरह को जो है वो कम करो। तो जब टैक्स यूनियन बना था, जब ट्रेड सिस्टम बनाया गया था ना, उसी को कहते हैं ज़ोल्वेरिन। तो ज़ोल्वेरिन कुछ नहीं, एक तरीके का ट्रेड सिस्टम था, उस समय बनाया गया था, कुछ दिन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये लागू ज्यादा हुआ नहीं था। तो इसमें यही था ज़ोल्वेरिन में कि भाई जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो चीजों को सस्ती लेके आते हैं लेकिन महंगी बेचते हैं, इसलिए क्योंकि उनसे एक्सेस टैक्स लिया जाता है, तो उस टैक्स को कम करा जाए ताकि जनता के पास आखिर में जो पहुंचे वो अच्छा सस्ता पहुंचे। याद, आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब 2.3 एक नया टॉपिक है, वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद में न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब ये क्या है? यानी 1815 के बाद में दोबारा से यूरोप में कंजर्वेटिव ऐसे लोगों को कहते हैं, कंजर्वेटिव लोग जो कि रूढ़िवादी सोच को रखते हैं। रूढ़िवादी सोच यानी राजा वाली सोच कि भाई पहले जमाने में राजा हुकूमत क्या करते थे, तो आज उनके वंशज हैं तो चलो हम उनकी अभी भी सेवा करते हैं, हालांकि वो वंशज किसी काम के नहीं। तो जब पुरानी सोच पे, रूढ़िवादी सोच पे कोई विश्वास करने लगे तो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव सोच। तो न्यू कंजर्वेटिज्म यानी पुराने जो शासक थे वो दोबारा से आ गए, कब? 1815 में। इसलिए क्योंकि 1815 में एक वॉर हुई थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक जगह पे है जहां पर, देखिएगा मैं यहां समझा रहा हूं, वाटरलू एक जगह है जहां पर नेपोलियन की फौज से वर्सेस 4 देशों की फौज से लड़ाई हुई थी और नेपोलियन इसमें हार गया था। अब 4 देश को कैसे याद रखेंगे? प्रैब से, यानी पी से प्रूशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया हंगरी, बी से ब्रिटेन। अब मैंने ये देखिए प्रैब की ट्रिक लिख रखी है मैंने यहाँ पे, प्रैब की ट्रिक जो है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो न्यू कंजर्वेटिज्म तब आया जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई और उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, किससे? प्रैब से, ठीक है। तो फिर नेपोलियन को हटा दिया गया, यानी फ्रांस के जो शासक थे उनको हटा दिया गया था। तो उस समय ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी। ट्रीटी ऑफ वीना का मतलब है, वीना एक जगह है, ठीक है, वीना एक जगह है, उस जगह पर एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं वीना का समझौता, यानी ट्रीटी ऑफ वीना। और यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी उसमें बहुत सारी जो बातें नेपोलियन ने करी हुई थी उन सब बातों को हटा दिया गया, लेकिन कुछ बातों को भाई राजा ही नहीं, नेपोलियन ही खत्म हो गया। नेपोलियन को जेल में भेज दिया गया, 4 देशों के राजा ने लड़ाई लड़ी, अब नेपोलियन का कोई अस्तित्व नहीं है, फ्रांस की गद्दी खाली है। अब ऐसे में जब फ्रांस की गद्दी खाली है तो फ्रांस पर शासन कौन करेगा? तो इन 4 देशों ने डिसाइड किया कि वही जो कि लुईस 16 के परिवार से होगा, यानी फ्रांस में दोबारा से क्या आएगी? दोबारा से ऑटोक्रेसी आएगी, दोबारा से मोनार्की आएगी। इतनी मेहनत से लोगों ने फ्रांस में लुईस 16 को हटाया, ऑटोक्रेसी को हटाया, मोनार्की को हटाया, उनकी मेहनत को खा गया नेपोलियन। अरे चलो ठीक है, नेपोलियन कुछ तो रहम दिल था, लेकिन अब नेपोलियन भी जा रहा है, अब दोबारा से वही लुईस 16 के जो लड़के थे, लुईस 16 तो मर गया, लुईस 16 के जो लड़के थे उनको दोबारा से फ्रांस की गद्दी पे बिठा दिया। किसने? इन लोगों ने, क्योंकि ये सब जीते थे, ये सब जंग जीत गए थे। तो इन्होंने कहा फ्रांस में कौन राजा बनेगा? तो फ्रांस में वही राजा बनेगा जो पहले राजा के कोई लड़का होगा। तो उन्होंने किसको बना दिया? वही राजा के लड़का राजा बनेगा, यानी क्या आ गया? दोबारा से मोनार्की आ गई, दोबारा से ऑटोक्रेसी आ गई। आई होप आपको क्लियर होगा। तो नेपोलियन के जाने के बाद में फ्रांस की हालत और बिगड़ने वाली है, ठीक है। जितने भी नेपोलियन ने सुधार किए थे, जितने भी बदलाव किए थे, नेपोलियन ने क्या कहा था कि बर्थ राइट नहीं होगा किसी के पास, खत्म करो। नेपोलियन ने क्या कहा था? राइट टू प्रॉपर्टी हो सकता है। नेपोलियन ने क्या कहा था? गिल्ड सिस्टम को ओके करो। गिल्ड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें लोग ग्रुप बना सकते हैं। नेपोलियन ने कहा था ये सब कर सकते हो। नेपोलियन ने एक स्टैंडिंग खुद की आर्मी बनाई। नेपोलियन ने बहुत सारे जो वजन थे, जो मैंने आपको बताया था ना, कहीं पर 1 किलो इतना है तो कहीं पर 1 किलो इतना है, कहीं 1 मीटर इतना है तो कहीं 1 मीटर इतना है, नेपोलियन ने फिक्स कर दिए थे कि 1 किलो मतलब 1 किलो इतना ही होगा, 1 मीटर मतलब 1 मीटर इतना ही होगा। वो सारी चीजें हटाने वाले थे ये लोग, यानी कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस करे थे सबको हटा देंगे, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं हटाएंगे, इसलिए क्योंकि इनको लगा थोड़ा सा फायदा होगा। अभी मैं बताऊंगा कौन से चेंजेस जो है वो नहीं हटाए, यानी कौन से चेंज नहीं किया और कौन से चेंजेस जो है इन्होंने कर दिए इन प्राइब वालों ने, यानी जो जीते लोग हैं। जैसे सम किंगडम्स वर फॉर्म्ड एट द बॉर्डर ऑफ द फ्रांस। जब ट्रीटी ऑफ वीना हुई, पहला पॉइंट मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, चेंज डन बाय द नेपोलियन वर एबॉलिश्ड। जितने भी बदलाव नेपोलियन ने करे थे सबको खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट मिलिट्री जो नेपोलियन ने मिलिट्री वाला सिस्टम दिया था
कि ऊपर जो जनरल रहेगा, जनरल से नीचे मेजर रहेगा, मेजर से नीचे ब्रिगेडियर रहेगा, ब्रिगेडियर से नीचे कैप्टन रहेगा, कैप्टन से नीचे लेफ्टिनेंट रहेगा, लेफ्टिनेंट से नीचे जो है आर्म सोल्जर रहेगा जो कि लड़ाई करेगा। तो ये जो चेन वाला सिस्टम था इन लोगों ने अपना लिया। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा फायदेमंद है। पहले हमारा एक सिर्फ सेनापति होता था और सेनापति कहता था हमला करो तो फौज हमला करती थी। जब सेनापति मर जाता था तो फौज को कोई डायरेक्शन देने वाला होता नहीं था, तो राजा भी हार जाया करता था। तो ऐसा सिस्टम पहले हुआ करता। लेकिन नेपोलियन ने एक चेन सिस्टम बना दिया कि जैसे ही अगर मेजर गया तो मेजर की जगह एक नया मेजर आ जाएगा, जनरल गया तो जनरल की जगह एक नया जनरल आ जाएगा। तो फिर ये ऐसी मॉडर्न मिलिट्री जो बनाई थी वो नेपोलियन ने बनाई थी। याद रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री, मॉडर्न आर्मी, नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए पूरी दुनिया जानती है इसको। टैक्स यानी इसने ये कहा था कि भाई अब इनको सैलरी पे रखेंगे, ये सब रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, इनको हर महीना सैलरी देंगे। पहले क्या था कि जो पहले कोई किसान है, किसान अपने खेती कर रहा है और खेती करते करते राजा ने कहा हमारे साम्राज्य पे हमला हो गया, जितने लोग थे सब हसिया उसिया फड़वा छोड़ के चले आए, लाओ हमको तलवार दे दो। तो वो ट्रेन सोल्जर नहीं थे, आम लोग थे, और आम लोग जाते थे और वो मार खा के मर जाया करते थे, राजा हार जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब नेपोलियन ने कहा प्रॉपर ट्रेनिंग। अब जो मिलिट्री में आएंगे ना वो कोई और काम नहीं करेंगे, कोई और काम करना ही नहीं, उनको सिर्फ दिन रात प्रैक्टिस करनी है। जब भी मौका होगा ना जंग लड़ने का, सीमा पर जाने का, चल देंगे और तलवार से लड़ाई लड़ेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हम लोगों के अंदर जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन लोगों ने आर्मी वाला जो सिस्टम था वो अपना लिया। ट्रेड वाला इन्होंने ये लोग भी बड़े परेशान थे कि भाई जो बिचौलिया होते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करते करते 11 बार उससे टैक्स ले लिया जा रहा है। तो 11 बार टैक्स जो ले रहे हैं वो बिचौलिया ले रहे हैं, राजा तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसने कहा कि जो ट्रेड वाला सिस्टम जो नेपोलियन ने अपनाया ना वो बढ़िया है। कि नेपोलियन ने कहा कि जिसको मैं अपॉइंट करूंगा, जो कलेक्टर होगा, टैक्स कलेक्टर, उसको ही टैक्स देना है, बाकी किसी को नहीं देना। यानी करप्शन होने के चांस बड़े कम हो गए थे तब। तो उन्होंने कहा भैया ये ट्रेड वाला सिस्टम हम अपनाएंगे। कस्टम यानी वही चार्ज देना, ये भी हम अपनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी मतलब है कि जो शासन लोग, जैसे मान लो नेपोलियन ने कानून बना दिया, लेकिन नेपोलियन के कानून को फॉलो कराने का काम जिन लोगों का होगा उनको कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। जैसे पुलिस आ जाएगी, जैसे मिलिट्री आ जाएगी, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, इनको ये ब्यूरोक्रेसी में आएंगे। जैसे मैं बताऊं, पुलिस आएगी ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री आएगी, ऑफिसर्स आएंगे, एडवाइजर्स आएंगे जो नेपोलियन के एडवाइजर्स है। ये सारे के सारे लोग जो होंगे वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होंगे। तो इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी नेपोलियन ने जो अपनाई बहुत बढ़िया अपनाई, इसको भी हम हटाएंगे नहीं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। समय समय पे एडवाइस लोग करते रहेंगे, समय समय पे जो ऑफिसर है वो अपना काम करते रहेंगे, समय समय पर मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री बुला लेंगे, और रोजमर्रा का काम करने के लिए पुलिस है ही, क्राइम वगैरह रोकने के लिए। तो ये बड़ा सिस्टम अच्छा है, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने अपना लिया। किसने? वही प्रायद्वीप देशों ने, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। कंजर्वेटिज्म, और ये जो कंजर्वेटिव थे, जो राजा अब दोबारा से पावर में आए थे ना, नेपोलियन तो चला ही गया, अब दोबारा से जो पावर में आए थे ये क्रिटिसिज्म को नहीं, यानी राजा के खिलाफ कोई बोल देगा खत्म। न्यूज़पेपर वगैरह में अगर राजा के खिलाफ किसी ने छाप दिया खत्म। अगर कोई शहीद है तो शहीद की जो है वो शहीद दिवस नहीं मना सकते, शहीदों के लिए हम 2 मिनट की शांति नहीं कर सकते, शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे शहीद जो कि फ्रांस की क्रांति में उन्होंने अपनी जान दी थी, इन्होंने कहा ये सब कोई शहीद वहीद नहीं। किसने कहा? यही प्रायब ने कहा। यानी ये राजा बन गए। राजा तो यही चाहता है ना हमारे देश में क्या हो, बस लोग एक ना हो पाए। अभी शहीद के सब पूज रहे हैं तो इसका मतलब सब एक हो रहे हैं, और शहीद को पूज रहे हैं तो लोग कहेंगे भाई हम भी शहीद होना चाहते हैं देश के लिए, तो ऐसी भावना आ जाएगी ना। इसीलिए राजा ने कहा ये मार्टियर वार्टियर खत्म करो, ये शहीदों को खत्म करो, हम नहीं मानते इनको। और जो हमारे खिलाफ बुक अगर किसी ने छापी तो उसका भी अंजाम यही होगा। और हमारे खिलाफ नाटक भी नहीं, यानी राजा को ऐसा नहीं कि राजा को किसी ने, राजा जैसे अभी देखा होगा जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी जी को लोग अलग अलग तरीके से कार्टून में बना रहे हैं, अभी बना सकते हैं इसलिए क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अगर हमारे देश में ऑटोक्रेसी होती तो ये कोई प्ले नहीं कर सकता, कोई मजाक नहीं बना सकता, कोई नाटक नहीं बना सकता हमारे देश के राजा का। लेकिन अभी तो लोग बन रहे हैं, अभी तो लोग बना भी रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ऑटोक्रेसी में ये बैन, ये बैन, ये बैन, ये बैन, ये बैन, सब कुछ बैन, ठीक है। जो भी राजा को पसंद नहीं होगा सब बैन। दे हेट लिबर्टी, और ये लोग जो है, जो राजा नए नए अभी जो दोबारा से आए ना फ्रांस में और यूरोप में, ये लिबर्टी से नफरत करते थे। सोच, आजादी, नफरत, इक्वेलिटी, नफरत, फ्रेटर्निटी, अरे ये तो चाहते नहीं थे एक हो जाए लोग, इसलिए क्योंकि एक हो जाएंगे तो फिर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर दें। और सबक सबने देखा था कि कैसे लुई 16 का हाल हुआ है। लुई 16 का हाल तब हुआ था जब लोग फ्रेटर्निटी ले आए थे,
तो और राजा ये चाह रहे थे फ्रेटर्निटी हम नहीं लाने देंगे। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही तरह से आप इसको नोट्स भी बनाइएगा, उस पढ़िएगा भी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।